हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी। देखिए, ये जानना हमारे लिए बहुत दिलचस्प और रोचक रहेगा कि 8वीं शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशन थी और इससे क्या बेनिफिट था। तो यहाँ पर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी जो है अतीत तथा भविष्य की अच्छी आर्थिक निरंतरता की तुलना में कई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। यानी 8वीं शताब्दी में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का जो प्रदर्शन था, जैसा सोचा गया था वैसा नहीं देखने को मिला। यह काल भारत में अत्यधिक राजनीतिक खलबली का दौर था, जिसमें पहले तो राज्य का निर्माण होता था तथा अगले ही पल वह विघटित भी हो जाती थी। कारण क्या था कि हर एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा बन गई थी और हर कोई जो है अलग अलग षड्यंत्र रचा करते थे, जिसके वजह से जो है विघटित होना स्वाभाविक बात था और अर्थव्यवस्था जो थोड़ी तहस नहस हो गई थी। व्यवस्थाओं में अस्थिरता अपने चरम पर थी और यह भी निर्विवाद है कि सैन्य अभियानों के विस्थापन को बढ़ावा भी काफ़ी मिला। यानी सैन्य अभियान को जो है काफ़ी बढ़ावा मिला और सिंचाई के जलाशयों का जो विध्वंस और पशुधन का जो है जबरन, संपत्ति हरण और जनता का जो है बालत निष्कर्षण था, उसके बाद के युद्धों में किसी से भी छिपा नहीं था। और इस सब ने जो है आर्थिक स्थिरता पर जो है हानिकारक प्रभाव डाला तथा प्रगति की राह में अनगिनत जो है रोड़े अटका दिए। यानी देखा जाए तो 8वीं शताब्दी में जो अर्थव्यवस्था थी वो खलबली का जैसा था। यानी राजनीति में खलबली थी तो अर्थव्यवस्था में भी खलबली देखने को मिला। और कहते हैं इस समय जो है सारे जो प्रगति के रास्ते को जो है रोले जो है अटका दिए, यानी पत्थर जो है डाल दिए और जो है ये जो है सबसे बड़ा जो है रुकावट मानी जा सकती है। यदि दिल्ली के नज़रिए से देखें तो निश्चित ही 18वीं जो शताब्दी एक अंधेरा युग था। यानी 18वीं शताब्दी जो थी एक अंधेरा युग के समान माना जा सकता है। नादिर शाह, फिर अहमद शाह तथा अंततः रोहिल्ला, जो कि 1761 से 1771 तक दिल्ली पर जो है नियंत्रण स्थापित करने वाले के आक्रमणों से दिल्ली को एक निरंतर जो है ध्वंस की ओर धकेला। भारत के अन्य क्षेत्र के शायद ही इस दौर से कभी गुजरना पड़ा हो, चाहे वो त्रिवेंद्रम, पुणे और पटना अथवा जयपुर क्यों न हो। इस युग में राजनीतिक विकेंद्रीकरण होने के कारण आर्थिक परिवर्तन का भी दौर चला, जिसके कारण दिल्ली तथा आगरा के अनुभवों को इस संबंध में व्यापक रूप नहीं मिल सका। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि कहते 18वीं शताब्दी में जो है पूरे देश में जो है शताब्दियों में अंधेरे का युग माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक जो उथल पुथल हो रही थी, इसका प्रभाव जो है सबसे अधिक जो पड़ी वो राजनीति के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गया। यानी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था पर जो है बहुत काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिला हमें 18वीं शताब्दी में। और इसका कारण यही था कि सल्तनत का जो है उलट पलट होना इसका सबसे बड़ा कारण बना। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियां एक सी नहीं थी। यानी देखा जाए तो ये बेशक 18वीं शताब्दी उलटफेर की स्थिति मानी जाती है, लेकिन ये कंडीशन हर एक क्षेत्र में विद्यमान नहीं थी। यानी हर क्षेत्र में ये नहीं पाया गया। कहते हैं कुछ क्षेत्रों में जो 18वीं शताब्दी में प्रथम से विस्तार देखने को मिला, जैसे बंगाल के ले जयपुर और जो है हैदराबाद काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी जो है फला फूला, जबकि कुछ में यह देर से जो है प्रविष्ट हुआ, जैसे त्रावणकोर, मैसूर, पंजाब। आर्थिक समृद्धि तथा पतन का कोई भी अकेला अनुक्रम उस युग के भारत के हर क्षेत्र के लिए उचित नहीं हो सकता। यानी देखा जाए तो ये किसी क्षेत्र में जो है नहीं था, यानी कुछ क्षेत्र में थे, कुछ क्षेत्र में नहीं थे। हालांकि कुछ कमजोरियों तथा अंत विरोधियों के बावजूद 18वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। साथ ही अंतर्देशीय व्यापार तथा शहरीकरण भी फले फूले इस समय। यानी शहरीकरण भी काफ़ी फला फूला। हालांकि उत्तर भारत, पंजाब कुछ हिस्सों में अंतर्राज्यीय संघर्ष की वजह से कृषि में पतन की स्थिति देखी गई। भूमि तथा श्रम के अनुभव तथा प्रबंधन ने कृषि तरीकों तथा तकनीकी कमी को पूरा करने में कुछ हद तक जरूर सफलता इस समय पा ली थी। यानी 18वीं शताब्दी देखा जाए जहाँ उथल पुथल के समय काल थी, वहाँ पर कृषि में भी कुछ जो है कदम देखने को मिला, कुछ जो है प्रगति देखने को मिला।
तकसीम के आंकड़ों का उपयोग कर आईने अकबरी से तुलना कर देखें तो यह सिद्ध होता है कि सिंचाई योग्य भूमि का अभाव नहीं बल्कि शांति तथा श्रम की अभाव था उस समय। यह आईने अकबरी में साफ सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है कि उस समय भूमि की अभाव नहीं थी, यह भूमि की सिंचाई का अभाव नहीं था, यह उपयोगिता का अभाव नहीं था, बल्कि शांति तथा श्रम का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में पतन हुआ तथा कृषि मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण जो है अनिश्चितता आई। इसी समय मूल्य व वृद्धि ने किसानों का लाभ पहुंचाया, परंतु यह लाभ सामान्य रूप से नहीं हुआ क्योंकि कृषक समाज बटा हुआ था, यानी कृषक समाज जो था इस समय बट गया था और राज्य ने कृषि के उत्पादों को जो है शुल्क लिए, जबकि गांव खर्चीले विनिमय के व्यापक तंत्र से जुड़े हुए थे। यानी देखा जाए जहां पर खर्च कम होना चाहिए वो जो था खर्च से जुड़ गया, यानी गांव जो थे खर्चीले विनिमय के व्यापक तंत्र से जुड़े हुए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि 1702 से लेकर 1704 के मध्य दक्षिण भारत में संकट के बादल के बावजूद 18वीं शताब्दी के प्रथम 7 दशकों में भारत जो था भुखमरी जैसे आपदा से बचा रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में भुखमरी जैसे आपदा जो थी नहीं हुई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। सन 1770 के बंगाल का भयंकर अकाल जिसमें लगभग आधी जनसंख्या को अपने जो है प्राण गंवाने पड़े। देखिए 1770 के दशक में जो बंगाल का भयंकर अकाल पड़ा था उससे आप अनभिज्ञ जरूर हुए होंगे। कहते हैं आधी जनसंख्या को अपने जो है आगोश में ले लिया था और उपनिवेशिक विजय के तुरंत बाद पड़ा, यानी जब उपनिवेशिक विजय हुई उसके पश्चात ही यह अकाल पड़ा और इसके तुरंत बाद 1783 में उत्तर भारत के अकाल की जो है त्रासदी झेलनी पड़ी। यानी 1783 में जो है उत्तर भारत को अकाल की त्रासदी को जो है काफ़ी मायने में झेलना पड़ा और कुल मिलाकर एक अनुकूल भूमि श्रम अनुपात ने किसानों को गतिशीलता बनाया तथा भूमि के नियंत्रणों के साथ जाति श्रम को जो है समुचित शर्तों पर जो है कार्य दिलाया। यानी जाति श्रम उस समय विकसित हो गई थी, जो कि काफ़ी यहाँ बात इंपॉर्टेंट रखता है। किंतु उत्तर भारत में राजस्व की बढ़ती मांग ने किसानों के कल्याण को एक नियमित प्रक्रिया बना दिया। देखिए सबसे बड़ा इफेक्ट जो बड़ा राजस्व की मांग, कहते हैं जैसे जैसे राजाएं युद्ध किया करते थे उनके विघटन होते थे और राजस्व जो थे बढ़ाते चले जा रहे थे, जिसके वजह से किसान जो है पलायन कर गए, वो नियंत्रित प्रक्रिया बना दिया। यानी पलायन वहाँ से चले जाना ही उन्होंने अपना जो है जीवन का जो है उद्धार समझा। एक तरफ कुछ गाँव के प्रधानों ने राजस्व कृषि की अनुवांशिक संपदा बना दिया, वही अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों जैसे कि टिप्पू सुल्तान मसूर ने अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा किया। तो देखिए कहते हैं कि कुछ भी हो इसमें आम जनता आम किसान ही जो है पिसते हैं। बड़े बड़े राजा राजाओं तो आके यहाँ पर लगा देते हैं, अपनी मनमानी कर जाते हैं, लेकिन भूखे तो मरते हैं वो लोग जो अन्न को उपजाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं सरकार तो अपना कार्य होती है वो करती चली जाती है, लेकिन वो कभी जनता की भलाई नहीं देखती है कि आम जनता का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो सिर्फ अपना नाम करने के लिए हर संभव कोशिश करती है और यही बात उस समय भी हुई। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या और उत्पादन मूल्य तथा निरंतर मजदूरी साधारण रूप से उन्नति पर थी। उस समय खंडित राजनीति ने अनाज वस्त्र तथा पशुओं के समृद्धि अंतर्देशीय व्यापार के विकास को काफ़ी हानि नहीं पहुंचाई, यानी जो है विकास को हानि इसमें नहीं पहुंचाया। देखा जाए तो इसमें राजनीतिक ने अनाज वस्त्र और पशुओं के जो समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया। व्यवसायी व्यापारी संस्थाएं वस्तुओं के परिवर्तन तथा ऋण को जो है बीमा सेवाओं के प्रबंधन से जो है निरीक्षण में राजनीतिक मोर्चाबंदी से आगे निकल गई। यानी आपने देखा होगा कि जो उस समय जो था अकबर का टाइम, उस समय जो होता था बीमा सुविधा भी उपलब्ध थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते पूर्व औपनिवेशिक युग में कलाकार मुख्यतः जुलाहों के पास मध्यस्थ समाजी समूह तथा राज्य की ओर से अप्रभावी बढ़ती मार्ग के द्वारा यानी बढ़ती मांग के द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए अत्यधिक मौके थे। यहाँ तक कि घुसपैठ करने वाले राज्य जैसे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मसूर ने भी मध्यस्थ पर भी आक्रमण किए थे और श्रमिकों पर भी समय पर नहीं। यानी देखा जाए तो मध्यस्थ पर उन्होंने काफ़ी आक्रमण किया था 18वीं शताब्दी में मसूर के राजा ने, लेकिन श्रमिकों को काफ़ी राहत दी थी। बंगाल तथा मद्रास से प्राप्त सबूत
इस और इशारा करते हैं कि शहरी श्रमिकों की हालत आरंभिक औपनिवेशिक काल में पूर्व औपनिवेशिक काल की तुलना में बहुत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति पर उस समय था। वही यूरोपियों के बढ़ते प्रभाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले भारतीय तथा पोतवाहकों को जो है नुकसान हो रहा था। जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि पोतवाहकों का काफ़ी इस समय नुकसान देखने को मिला। और देखा जाए तो 1720 में महान जो है गुजराती बंदरगाह सूरत शहर ने अपनी महत्ता को खो दिया। यानी देखा जाए तो जो है सूरत जो जिस कारण जाना जाता था उसकी महत्ता तो थी बहुत काफ़ी धुंधली पड़ गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई अपना जो है वास्तविकता खोता है तो उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती है। 18वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों ही भारतीय जो है उत्पादों की भारी मांग उत्पन्न हुई, किंतु इस समय तक अंग्रेज व्यापारी तथा पोतवाहक अपनी वर्चस्व कायम कर चुके थे। यानी देखा जाए तो इस समय दो ही की जो है वर्चस्व था, एक अंग्रेज व्यापारियों का और एक पोतवाहक अपना वर्चस्व कायम कर चुके थे। अंततः भारतीयों को व्यापारी कहानी के साथ अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ पहुंचाने लग गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहती है कि दो चीज़ों जो कहते हैं हर कोई जो है अपना वर्चस्व ही पूरा करने के फिराक में रहता है। एक तरफ देखा जाए तो पुराने व्यावसायिक केंद्र जैसे सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका नीचे की और अग्रसर होते तो वहीं मुंबई जो है मद्रास तथा कलकत्ते जैसे उपनिवेशिक बंदरगाह वाले शहर चमक बिखरने लगे थे। किंतु उभरती हुई क्षेत्रीय राजनीति जैसे लखनऊ, हैदराबाद तथा विभिन्न मराठा शक्तियों के शहर और पट्टनम ने दिल्ली और जो है आगरा के पतन के असर को समाप्त ही कर दिया था। और 18वीं शताब्दी में शहरीकरण का जो है अनुपात पिछले 100 वर्षों में स्पष्ट रूप से बढ़ता ही चला जा रहा था। यानी 18वीं शताब्दी में शहरीकरण जो था अपनी चरम सीमा पर आने को जो है उत्कृष्ट था। शहरी केंद्र में शासन तथा व्यापारियों के मध्य संबंधित सत्ता का संतुलन बदल सा गया था। और देखा जाए तो ये जो कुछ उदाहरण भी ये व्यावसायिक और वर्णित प्रभावशाली शक्ति राज्य सत्ता का झूठा दावा कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो उदाहरण भी दी जा रही थी वो सिर्फ झूठा वादा के रूप में दी जा रही थी। तो इस बात को आप समझ सकती हो। बहुत से कारणों से ही प्रतीत होता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे के राजस्व पर अधिकार स्थापित किया तो धन का जो है प्रभाव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो समझ सकते हो यहाँ पर बात कि जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सूबे पर राजस्व अधिकार प्राप्त किया तो कहते हैं इसके बुरी तरह से जो है धन का जो है प्रभाव को प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो था बंगाल अपनी निर्यात के बदले सोना और चांदी पाता था, किंतु यह तरीका ज़्यादा न चल सका। यानी पहले देखा जाए तो निर्यात के बदले में सोना चांदी जो है बंगाल पाया करता था, लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं सका। 18वीं शताब्दी के अंतिम हिस्सों में किसान नकदी फसलें जैसे कि नील तथा अफीम की खेती करने को बाध्य हुए। तो ये आपको पता भी होगा कि 18वीं शताब्दी के अंतिम हिस्सों में किसान नकदी फसल जैसे कि नील और अफीम की खेती करने के लिए बाध्य हुए। कारण क्या था कि ब्रिटिश में जो थे नील जो थी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी, तो वो भारत से जो है लोगों को धोखा देने के चक्कर में जो है उन्होंने जो यहाँ पर नील की खेती का जो है शुरू गणेश किया। यानी श्री गणेश जो है इन्होंने नील की खेती किया। तो आपको चंपारण की घटना याद होगी जहाँ पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चलाया था, वो भी नील की खेती के ऊपर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और अफीम की खेती भी जो है इस समय काफ़ी मात्रा में किए जाने लग गया था, इसलिए अन्न की फसल की उत्पादन का बुरा प्रभाव डाला। तो जनरल सी बात है, जहाँ नील की खेती और अफीम की खेती होगी वहाँ पर फसल का उत्पादन कहाँ संभव होगा। कहा जाता है कि नील की खेती जिस भूमि पे होती है वो भूमि बंजर हो जाती है, यानी वो कृषि योग्य नहीं रह पाती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। तो जनरल सी बात है कि अन्न की फसल के उत्पादन का जो है बुरा प्रभाव जरूर देखने को हमें मिलेगा। किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के 1750 से पूर्व के काल से भिन्न बनने वाले एक और कारण है, वो है युद्ध का बदलता स्वरूप। देखिए युद्ध भी करने का तरीका जो था इस समय में बदल चुका था। 1750 के बाद की अवधि में युद्ध में नागरिक
जो है जान माल क्षति तथा आर्थिक उत्पादन की क्षति पहले की तुलना में अधिक होने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जितने भी युद्ध करने लगे वो आधुनिक युद्ध करने लगे। कहते पुराने समय में तलवार से हुआ करता था, कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था किसी भी खेत और ज़मीन जायदाद को, लेकिन जब इन्होंने तोपों का इस्तेमाल करने लग गए तो कहते हैं ये जान माल के साथ साथ जो है कृषि क्षेत्र को भी जो है बेकार कर देती थी। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर, यानी आर्थिक उत्पादन की क्षति पहले की तुलना में अधिक होने लग गई थी और इसी समय युद्ध ने नई तकनीकी का उपयोग ने इसे और भी अधिक खर्चीला कार्य बना दिया। तो कहते हैं तोपों का इस्तेमाल करना खर्चीला कार्य और दूसरा कार्य तो था ही था। व्यापक स्तर पर अग्नेय अस्त्र का उपयोग, किराए के सैनिक का उपयोग तथा जो है स्थापित सेना का रखरखाव, इन सभी के बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिला। कहते उस समय अंग्रेज से जो है सिपाही भी लिया जाया करता था उधार में, और कहते अग्नि यंत्र का उपयोग करना ये कई मायने में जो था बहुत ही घातक और बहुत ही प्रभावकारी था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है इस समय के दौरान इकोनॉमिक्स पे जो पड़ा प्रभाव वो काफ़ी घातक था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है इकोनॉमिक्स का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि 18वीं शताब्दी में इकोनॉमिक्स की क्या दशा थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, अगर आपके सिलेबस में है तो ये आपके लिए जो है अमृत तुल्य बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको और अच्छा चाहिए और अच्छा आपको बना के मैं दूँ तो आपको जो है लाइक से सब्सक्राइब करना जरूरी है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जो है नए नॉलेज के साथ जो है त्रिपाठी स्टैंडर्ड आपके समक्ष प्रस्तुत होगा।